जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 75। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे ये आप डिसाइड करेंगे। पहले ऑप्शन तो सुन लें जिनमें से डिसाइड करना। पहले ऑप्शन, दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे रह गया। एक बड़ा हैजिंग थ्रू ऑप्शंस और एक छोटा है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, फॉरवर्ड कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड रेट। पहली ऑप्शन ये है कि आज हम ऑप्शंस पढ़ें, कल फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन। दूसरी ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा 20-25 मिनट ज़्यादा बैठ के, 15-20 मिनट ज़्यादा बैठ के दोनों आज ही कवर कर लें। कल फिर आप टेस्ट की तैयारी कीजिएगा, कल आपकी क्लास नहीं होगी। ये बताएं जी। मेरा इसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर आज टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो कल आपका पूरा चैप्टर 13 टेस्ट में शामिल होगा, वरना लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज पढ़ें? कितनों का ख्याल है कि दोनों आज पढ़ लें? चलें चलें, ठीक है भाईजान, ज़रा पूछिए चाय के अरेंजमेंट हो सकते नहीं, काउंट कर लें लास्ट। ठीक है, सिर्फ चाय ही रुकती हुए हैं, सिर्फ चाय। हाँ जी, काउंट कर लें। हाँ जी, बिस्किट का नहीं, सिर्फ चाय का। चलिए बस कर दे, लेकिन टाइम ज़ाया नहीं करना आपने, ताकि ज़्यादा हमें लेट ना बैठना पड़े। दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक है इंटरेस्ट रेट हैजिंग थ्रू ऑप्शन और दूसरा है कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड रेट फ्रॉम स्पॉट रेट। ठीक है, ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में से रिलेट करती है ये टेक्निक। के जब हमने सीखा था कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में फॉरवर्ड रेट, एक स्पॉट रेट होता है ना, एक फॉरवर्ड रेट होता है, तो फॉरवर्ड रेट कैसे डिटरमिन होता है वो सीखेंगे, लेकिन ये बाद में। पहले इंटरेस्ट रेट हैजिंग थ्रू ऑप्शन। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया? हाथ उठाइए ज़रा। होम असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम? जो ऑप्शन इंटरेस्ट रेट हैजिंग थ्रू फ्यूचर्स कैलकुलेशन कर ली, प्राइस टिक के ज़रिए से गेन या लॉस कैलकुलेट करना आ गया। चलिए अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट हैजिंग थ्रू ऑप्शंस। ऑप्शन के ज़रिए से हैजिंग कैसे करना है। अच्छा, ऑप्शन इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है, जब हमने हैजिंग स्टडी की थी, एक्सचेंज रेट हैजिंग या करेंसी हैजिंग भी इसे कहते हैं, एक्सचेंज रेट हैजिंग थ्रू ऑप्शंस। उसमें हमने स्टडी किया था कि, और सबसे अहम चीज़ हमने क्या स्टडी की थी कि ऑप्शंस हमेशा बेहतर है लेकिन कभी भी फ्री नहीं होते। ऑप्शन का हमेशा एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो इन एनी केस पे करना ही करना है। और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि ऑप्शन हमेशा बेहतर होता है होना। क्यों? क्योंकि अगर आपको लॉस हो रहा हो तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करते। ऑप्शन का मतलब ही ये होता है, चाहे ये काम करो चाहे ना करो, ऑप्शन का मतलब ही यही है। तो ऑप्शन में अगर हमें लॉस हो रहा हो तो हम इसे यूटिलाइज नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन अगर ऑप्शन में गेन हो रहा हो हम इसको एक्सरसाइज करते हैं। ये बातें याद है आपको? एक और छोटी सी टेक्निकल बात थी कि ऑप्शन की दो टाइप्स होती हैं, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब ये है कि हम बैंक के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, बैंक को फॉरेन करेंसी सेल कर रहे हैं, बैंक को फॉरेन करेंसी दे रहे हैं। कॉल का मतलब होता है बैंक से ले रहे हैं। ठीक है जी, पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? बैंक को दे रहे हैं, करेंसी दे रहे हैं, यानी जिस चीज़ को भी हैज कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी को हैज कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी बैंक को दे रहे हैं। और ये था पुट ऑप्शन। और कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी बैंक से हम ले रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर। अगर आपको ये दो बातें याद हैं, क्लियर हैं, तो फिर आज की हैजिंग भी क्लियर है। सिर्फ इसमें एक चीज़ मैंने ऐड करवानी है, पीरियड। वो आपको पता है इंटरेस्ट है तो वो पीरियड ने आना ही आना है। पीरियड कैलकुलेशन में हम पीरियड ऑफ लोन से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। बाकी चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे पहले पढ़ी। स्टार्ट करें जी। चलिए, कहता है व्हाट इज इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। इंटरेस्ट रेट है, पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट हैजिंग थ्रू ऑप्शन।
कह रहा है इंटरेस्ट रेट ऑप्शन क्या है, एन एग्रीमेंट विद एन ऑप्शन टू पे और रिसीव इंटरेस्ट, एग्रीमेंट जिसमें ऑप्शन क्या है, टू पे और रिसीव इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट ऑन ए स्टैंडर्ड प्रिंसिपल अमाउंट ओवर ए स्टैंडर्ड पीरियड। डेफिनेशन वही जैसे हमारी होती है जिनकी, उसमें सिर्फ उसने बताया ये है कि ये ऑप्शन टू पे और रिसीव इंटरेस्ट है, इसमें जिस चीज़ को आप हेज कर रहे हैं वो इंटरेस्ट है। अच्छा ये एक अहम पॉइंट है इसमें कि इसमें हेजिंग लोन की नहीं हो रही, हेजिंग इंटरेस्ट की हो रही है, ये जहन में रखिएगा। हेजिंग मैंने अगर फर्ज कीजिए 3 महीने बाद लोन लेना है 6 महीने के लिए, तो आज के दिन मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ कि लोन की अमाउंट कम या ज़्यादा होगी, पता नहीं मुझे लोन कम अमाउंट का मिलता है कि ज़्यादा अमाउंट का मिलता है, मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। मैं परेशान किस वजह से हूँ कि कहीं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ना हो जाए। तो जो हैजिंग हम सीख रहे हैं ये इंटरेस्ट रेट की हैजिंग है, लोन की हैजिंग नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्लियर, नेचर समझ आ गई आपको। हमने फ़र्ज कीजिए बारो करना है बैंक से, लोन लेना है बैंक से, तो लेकिन लोन अगर तो आज के आज ही लोन चाहिए तो फिर तो डेरिवेटिव मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं, हैजिंग की ज़रूरत ही नहीं। आज जो रेट है जाइए बैंक से उस रेट के ऊपर एग्रीमेंट कीजिए, वो 6 महीने के लिए लोन लें या 6 साल के लिए। एग्रीमेंट जब हो गया तो जो रेट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है अगले 6 महीने या 6 साल वही रेट चलेगा। मसला ये नहीं है कि मैंने आज लोन लेना है, मसला क्या है, लोन मुझे चाहिए 3 महीने के बाद, लेकिन आज मैं परेशान हूँ कि 3 महीने बाद जब मैं लोन लेने के लिए जाऊँगा तो इस दरमियान में स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसीज़ को अनाउंस किया तो कहीं ये रेट बढ़ ना जाए। आज अगर 20% है 3 महीने के बाद 25% ना हो जाए। ठीक है जी। अब अगर मैं कोई रेट लॉक करना चाहता हूँ, फिक्स करना चाहता हूँ आज ही, आज मैं लोन नहीं ले रहा लेकिन मैं चाहता हूँ मैं रेट फिक्स कर दूँ कि जब मैं लोन लेने के लिए जाऊँ तो मुझे इफ़ेक्टिव रेट यही मिले जो मैं आज फिक्स कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हेजिंग करनी चाहिए, मुझे डेरिवेटिव मार्केट में जाना चाहिए, मुझे ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए, मुझे बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन नहीं करना आज, वो तो जब हमने लोन लेंगे तब करेंगे। यानी ये जो टाइम लाइन को अगर आप अपने जहन में लेके आएँ तो मुझे लोन T0 पे नहीं चाहिए, मुझे लोन T1 पे चाहिए, और मैं T0 पे परेशान हूँ। क्यों कि जब मैं T1 पे पहुँचूँगा लोन लेने के लिए उस वक्त तक इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका होगा, तो मुझे हेजिंग करनी है। अब हेजिंग एग्रीमेंट कब साइन होगा, T0 पे या T1 पे, हेजिंग एग्रीमेंट T0 पे, और वो हेजिंग एग्रीमेंट एक्सपायर कब हो रहा होगा, मेच्योर कब हो रहा, T1 पे। T1 पे फिर मैं उसको एक्सपायर करके जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं, लोन एग्रीमेंट जो है वो कब साइन हो रहा होगा, T1 पे। लोन हेजिंग एग्रीमेंट T0 पे होगा, लोन एग्रीमेंट T1 से। मेरी जो एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट है वो T1 से शुरू होंगी T2 तक। क्लियर। आइए जरा इसी कंसेप्ट को न्यूमेरिकली देखते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑप्शन कह रहा है, 2 ऑप्शन, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। अच्छा, ये कंसेप्ट वैसा ही है जैसा हमने फॉरेन करेंसी में पढ़ा था। फॉरेन करेंसी में क्या पढ़ा था, पुट ऑप्शन कौन सी होती है, फॉरेन करेंसी रिसीट के केस में के पे के केस में। मैं बोले फॉरेन करेंसी बाहर से आएगी, मैं भागा भागा बैंक के पास जाऊंगा वो फॉरेन करेंसी सेल करने के लिए, देने के लिए। जब मैं बैंक को फॉरेन करेंसी दे रहा हूं तो मैं कौन सी ऑप्शन मुझे चाहिए, पुट ऑप्शन, ऑप्शन टू पुट करेंसी, ऑप्शन टू पुट ऑप्शन चाहिए। और जब मैं फॉरेन करेंसी पे करनी है तो कॉल ऑप्शन चाहिए। कॉल बैंक के पास जाके मैं कॉल आवाज लगा रहा हूँ, बैंक भाई 2 पैसे, बैंक भाई 2 पैसे, कॉल कर रहा, बुला रहा हूँ, कॉल मतलब बुलाना, कॉल कर रहा हूँ कि भाई मुझे फॉरेन करेंसी दो। तो फॉरेन करेंसी अगर रिसीट को हेज करना है पुट ऑप्शन, फॉरेन करेंसी पेमेंट को हेज करना है कॉल ऑप्शन। अच्छा, उसी तरह में रखिए इंटरेस्ट के केस में, इंटरेस्ट रेट हेजिंग के केस में, अगर तो बोरोइंग का केस है। अच्छा, बोरोइंग में आपने ये नहीं सोचना कि बैंक से लोन लेना है, ये नहीं सोचना, बल्कि क्या सोचना है, बैंक को इंटरेस्ट देना है, ये सोचना है। क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट हेजिंग कर रहे हैं,
बोरोइंग है, लोन की हैजिंग नहीं कर रहे। तो इंटरेस्ट रेट हैजिंग में जब मैंने बोरोइंग करनी है, लोन लेना है, तो मतलब बैंक से इंटरेस्ट लेना है कि इंटरेस्ट देना है? इंटरेस्ट देना है। तो अगर मैंने इंटरेस्ट पेमेंट की हैजिंग करनी है तो मुझे कौन सी वाली ऑप्शन है? इंटरेस्ट प्रेजेंट करना है, इंटरेस्ट देना है, पुट ऑप्शन। जब मैंने फॉरेन करेंसी बैंक को प्रेजेंट करनी है, पुट ऑप्शन। जब मैंने इंटरेस्ट बैंक को प्रेजेंट करना है, जब मैंने फॉरेन करेंसी बैंक को देनी है, पुट ऑप्शन। जब मैंने इंटरेस्ट बैंक को देना है, पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बोरोइंग को हेज करना चाहते हैं तो कौन सी ऑप्शन चाहिए आपको? पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आप बैंक को इंटरेस्ट पुट कर रहे होंगे। इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, वरना जहन में आता है बोरोइंग कर रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, हम तो कॉल कर रहे हैं। बोरोइंग के हिसाब से सोचेंगे तो वाकई आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट के लिहाज से सोचना है, क्योंकि हैजिंग इंटरेस्ट। भाई ये बात समझ आ गई? ये डिसाइड कैसे कर लेंगे? अगर क्वेश्चन के अंदर उसने पुट ऑप्शन भी दी हुई, कॉल ऑप्शन भी दी हुई, बोरोइंग के केस में किस वाले की तरफ जाएंगे? पुट ऑप्शन की तरफ। समझ रहे हैं? बोरोइंग के लिए कौन सी ऑप्शन? पुट ऑप्शन। चले, ये डिसाइड हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी काम सारा आसान है, वही जो हम पहले सीखे। फॉर्मेट देखें, फॉर्मेट क्या कोई नया आ जाएगा या वही आएगा पुराने वाला? सिर्फ मनी मार्केट हैजिंग की टेक्निक डिफरेंट होती है, उसमें फॉर्मेट डिफरेंट था, बाकी सारा हर केस में फॉर्मेट सेम है। स्टेप्स इन इंटरेस्ट रेट हैजिंग थ्रू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले व्हाट इज टू बी हेज्ड? बोरिंग ऑफ ₹10 million आफ्टर 4 months फॉर 3 months। अच्छा, ये क्लियर कर ले, इसमें 2 टाइम पीरियड आ रहे हैं, 4 month आफ्टर 4 months फॉर 3 months। मतलब क्या? इन दोनों का मतलब क्या है? 4 माह बाद 3 माह के लिए। यानी अगर मैं आज जनवरी है, 1 जनवरी, तो इसका मतलब है मैंने लोन कब लेना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 30 अप्रैल या 1 मई को लोन लेना है। 1 मई को फर्ज कीजिए, 1 मई को लोन लेना है। कितने हिस्से के लिए? मई, जून, जुलाई के लिए। भाई समझ रहे हैं? सबसे अहम क्वेश्चन, $1 million क्वेश्चन, जब आप इंटरेस्ट रेट जब इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे, 4 मंथ को कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे या 3 मंथ्स को? 3 मंथ्स को। क्वेश्चन में आपने इसे मिक्स नहीं करना। मुझे खतरा है ये दोनों पीरियड मिक्स कर देंगे। जब वो कहेगा मुझे 3 महीने के बाद 5 महीने के लिए लोन चाहिए, 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 2 टाइम पीरियड होंगे। मुझे यही डर है कि आप कहीं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए गलत रेट ना कैलकुलेट कर। ये भी 3 मंथ्स है, वो भी 5 मंथ है, जिस पर नज़र बड़ी वाले उसकी कैलकुलेशन कर ली। नहीं, पहले सोच लेना है कि लोन कितने पीरियड का है। जितने पीरियड का लोन हुआ ना, इन 3 मंथ्स टाइम फॉर 6 मंथ, 6 मंथ, ठीक है। बोरोइंग इज नीडेड इन 2 मंथ्स टाइम फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है जी। चलिए, तो ये 2 टाइम पीरियड आ रहे हैं, इनमें फर्क सब क्लियर हो गया। थ्रू ऑप्शंस, ऑप्शन के जरिए से होगा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन जैसे ही हमारे जहन में आ गया, क्या ऑप्शन होना हमेशा बेहतर, ऑप्शन हमेशा बेहतर है, लेकिन कभी भी फ्री नहीं है। बेहतर क्यों है? दिल करे तो करो, दिल करे तो ना करो। नंबर ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड, ये आपको पता ही है। अच्छा, कभी कभी किसी क्वेश्चन में वो कॉन्ट्रैक्ट साइज देता ही नहीं है, तो आप समझ लें कि जो टोटल बोरोइंग है वो वही साइज है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सब निमट जाएगा, एक ही। स्ट्रेटजी क्या होगी? बाय करो कौन सी ऑप्शन? पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन? बोरोइंग के केस में पुट ऑप्शन, लेकिन बोरोइंग में तो हम पैसे ले रहे हैं, पुट तो प्रेजेंट इंटरेस्ट तो दे रहे हैं ना, इंटरेस्ट के हिसाब से सोचना है, बिल्कुल ठीक। गेन ऑन ऑप्शन, अच्छा आगे ये क्यों लिखा है? इग्नोर दिस स्टेप इफ देयर इज लॉस। एक्सरसाइज ही नहीं करते। ऑप्शन का फायदा ही यही है कि अगर
दिल ने यानी लॉस है ना तो एक्सरसाइज ना करो, गेन है तो करो। चलो ये तो समझ आ गया कि इग्नोर दिस स्टेप इफ देयर इज लॉस। ये जो कैलकुलेशन है, ये नंबर ऑफ ऑप्शन, जब इस कैलकुलेशन में एक गलती है। हाँ, पीरियड ऑफ लोन को साइज ऑफ ऑप्शन के साथ लिखना है। ये क्यों? इससे हमें गेन या लॉस थ्रू कॉन्ट्रैक्ट थ्रू प्राइस टिक्स कैलकुलेट करने में आसानी होती है, इसीलिए इसको साथ लिखना है। ठीक है। स्ट्राइक रेट क्या है? एग्रीड रेट। स्ट्राइक रेट क्या है? एग्रीड रेट। हर एक की ना टर्म्स कुछ थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे फॉरवर्ड में होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फ्यूचर में फ्यूचर रेट एग्रीमेंट के टर्म यूज़ नहीं होते। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ये सिर्फ ऑप्शंस में यूज़ होती हैं। फ्यूचर में पुट, फ्यूचर कॉल, फ्यूचर कोई नहीं होता। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से कुछ टर्म स्पेसिफिक होती हैं। ठीक। तो बहरहाल ये स्ट्राइक प्राइस समझ आ गया, मार्केट रेट या एग्रीड रेट। कैलकुलेटिंग नेट पेमेंट एंड इफेक्टिव रेट कैसे? इंटरेस्ट पेमेंट एट द रेट ऑफ मार्केट रेट। जो कौन सा होगा? T0 पे होगा कि T1 पे? क्यों T0 वाला क्यों नहीं? स्पॉट रेट हमेशा इररेलेवेंट होता है। टुडे स्पॉट रेट इररेलेवेंट है, फॉरवर्ड में भी और फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी और मनी मार्केट में नहीं। शाबाश। मनी मार्केट में याद है ना फॉरेन करेंसी रिसीट को कैसे हेज करते हैं? यू याद है? यू फॉरेन करेंसी रिसीट को कैसे, चलते चलते वो भी रिवाइज कर लेते हैं। डिस्काउंट एट द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट, फिर कन्वर्ट यूजिंग स्पॉट रेट, फिर उसके बाद ऐड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ लोकल करेंसी डिपॉजिट रेट। शाबाश। और अगर यही फॉरेन करेंसी रिसीट की जाए, फॉरेन करेंसी पेमेंट की हेजिंग आ जाए तो फॉरेन करेंसी रहेगी, डिस्काउंट फॉरेन करेंसी वही रहेगा, यूजिंग डिपॉजिट रेट हो जाएगा। दूसरी तरफ लोकल करेंसी रहेगा, ऐड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ लोकल करेंसी वही रहेगा लोकल करेंसी, लेकिन रेट बोरोइंग। ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट एट द रेट ऑफ मार्केट शेयर। फिर नीचे लिखा हुआ है लेस गेन ऑन ऑप्शन। इफ एनी क्यों लिखा हुआ है? लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो फिर लॉस आ जाएगा, लॉस हुआ तो आएगा ही नहीं। ऑप्शन का मतलब यही होता है, एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, उसके आगे लिख देंगे वी डू नॉट एक्सरसाइज बिकॉज इट इज नॉट फेवरेबल, देयर इज लॉस। भाई प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा, ऐसा ही है। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अमाउंट को रेट ऑफ प्रीमियम के साथ, और अगर तो उसने ये जो प्रीमियम दिया हो ना पर एनम में, परसेंटेज पर एनम में, तो फिर पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दिया हो रुपीज़ में कि प्रीमियम होगा हर 1 मिलियन के बदले में 50 रुपये, तो फिर नहीं करेंगे, फिर उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी। ये चूँकि जहाँ तक मुझे याद है, आप कंफर्म कीजिएगा, जब हमने फॉरेन करेंसी हेजिंग थ्रू ऑप्शंस की थी उसमें हमने जो प्रीमियम कैलकुलेट किया था उसमें पीरियड नहीं था। कि था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पीरियड तो लोन के केस में होता है। हाँ, जहाँ जहाँ इंटरेस्ट वहाँ वहाँ पीरियड, और नेट पेमेंट वही कैलकुलेट। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं $1 मिलियन, मिलियन भी नहीं $बिलियन क्वेश्चन। अभी ट्रेनिंग की बारी नहीं आई। क्या आप क्वेश्चन को शुरू करने से पहले उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शंस में? कैसे? ना, पहले ये डिसाइड करना है हैजिंग कौन सी कर रहे हैं, रिसीट की के पेमेंट की। पहले मुझे फॉरेन करेंसी में बताइए।
अगर फॉरेन करेंसी रिसीट की हैजिंग कर रहे हैं तो आपका इफेक्टिव रेट क्या आता है? मार्केट रेट और स्ट्राइक रेट विच एवर इज हायर, क्योंकि आपने बेचना है ना, तो कौन सी वाली ऑप्शन पे बेचेंगे? हायर पे। और माइनस के प्लस माइनस प्रीमियम। और अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट को कर रहे हो हैज थ्रू ऑप्शन, तो मार्केट रेट और स्ट्राइक रेट विच एवर इज लोअर, क्योंकि पेमेंट करनी है तो लोअर वाला फेवरेबल है, प्लस प्रीमियम माइनस। शाबाश शाबाश शाबाश, याद है? तो अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट रेट हैजिंग में थ्रू ऑप्शन रेट क्या होगा? इफेक्टिव रेट, स्ट्राइक रेट या मार्केट रेट? ये इंटरेस्ट रेट पेमेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, विच एवर इज लोअर, और फिर प्लस प्रीमियम। ठीक है, लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। हम तो अपने तरीके से करेंगे, अपने तरीके से करें। स्टार्ट करें जिसको हो गया, नहीं ठहर जाए भाई। अच्छा चले, 18 करवाऊं के 19? चले 18 करवा लेते हैं, मुझे तो कोई, जो आपकी मर्जी। मेरी मर्जी तो ये है कि दोनों आप ही करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठहर जा भाईजान, पहले साथ साथ। हाँ जी, 18 डिस्कस करते हैं, तसल्ली के साथ इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना है। A company intends to borrow ₹10 million in 4 months time for a period of 3 months। इसमें देखिए एक ही सेंटेंस में अभी, हालांकि ये भी पुरानी वाक़िती इंफॉर्मेशन, एक कंपनी इंटेंड्स टू बोरो, बोरो को अंडरलाइन करें, क्यों? पता चले इंटरेस्ट बोरोइंग, यानी इंटरेस्ट रेट हैजिंग है, और हैजिंग भी कौन सी है? बोरोइंग वाली, यानी इंटरेस्ट पेमेंट की, इंटरेस्ट रिसीट की नहीं है, पेमेंट की हैजिंग। क्लियर हो गया? बोरोइंग से क्या पता चला? इंटरेस्ट रेट हैजिंग है पेमेंट वाली, बोरोइंग वाली। 10 मिलियन, इससे क्या पता चला? ये टोटल लोन की अमाउंट है, बोरोइंग ऑफ, यानी इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग से पता चला इंटरेस्ट रेट हैजिंग है। 10 मिलियन से पता चला टोटल लोन की अमाउंट 10 मिलियन के लिए, इन 4 मंथ्स टाइम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। कह रहा है 4 महीने, ये ध्यान से सुन लें, 4 महीने बाद लोन लेना है 3 महीने के लिए। इनमें से एक मंथ पीरियड ऐसा है जिसको अंडरलाइन करना है, दूसरे को नहीं करना। सही को करेंगे निशाने हैदर, गलत को करेंगे 7 तोपों की सलामी। सामने खड़ा हुआ तो आपको पता ही है, वो तो आप करें अंडरलाइन, करें अंडरलाइन। ये हो गया जी, शाबाश। किधर अंडरलाइन किया आपने? शाबाश, किधर अंडरलाइन किया? 3 मंथ्स, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, 3 मंथ्स सही है। क्यों भला? क्योंकि इंटर निशाने है, शाबाश, क्योंकि इस 3 मंथ्स की बेस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है। इंटरेस्ट के लिए हमने इस 3 मंथ्स को लेना है, 4 को नहीं लेना। 4 मंथ तो T1 है, शाबाश शाबाश। बट इज कंसर्न्ड अबाउट वोलेटिलिटी ऑफ द काइबर रेट। काइबर रेट क्या है? कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए आपको सिर्फ काइबर रेट के ऊपर ही डीलिंग करवाता है। प्रैक्टिकली होता है काइबर प्लस 100 पॉइंट्स, काइबर प्लस 150 पॉइंट्स, काइबर प्लस 200 पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है? काइबर अगर 12% है तो काइबर प्लस 50 पॉइंट्स कितना हुआ? 62%। हाँ 0.5, 50 पॉइंट्स हैं 0.5 ऐड करेंगे 12.5 हो जाएगा। अगर काइबर 12% हो और लोन का मिल रहा हो काइबर प्लस 200 पॉइंट्स पे, 12 प्लस 2 14%। बहरहाल सिंप्लिसिटी के लिए वो सिर्फ काइबर देगा, एग्जाम में परेशान नहीं हो जाना काइबर प्लस 200 पॉइंट्स आ गया तो।
द 3-month rupees Kaiber rate is currently 3.75%. ये पर मंथ नहीं, इसको पर एनम करें, ये पर एनम करें। ये क्वेश्चन में हाँ गलती से लिखा, क्लास के एंड में मुझे लाजमी याद कराना, ये बड़ा गलती है, इसको ठीक करना। 3.75% पर मंथ, 12 या 36 इतना इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं है, इलॉजिकल भी है, इलॉजिकल भी है। तो पर अच्छा ये वाला लेकिन इंटरेस्ट रेट हमारे लिए रेलिवेंट है, पर मंथ भी हो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ये ले, क्यों नहीं है? स्पॉट रेट ये उस वक्त रेलिवेंट हो अगर आप आज के आज बोरिंग करें। बोरिंग तो T0 पे करनी ही नहीं है, हमने तो बोरिंग करनी ही T1 पे है भाई, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इररेलिवेंट है। स्पॉट रेट तो होते ही आपको पता है स्वाय मनी मार्केट हेजिंग के, बट माइट गो अप और डाउन इन द नेक्स्ट 4 months। अगले 4 महीनों में अप डाउन हो सकता है वाकई, और हमें चाहिए भी 4 महीने बाद। परेशानी समझ आ गई? ये उसने अपना मसला आपके साथ शेयर किया है। कह रहा है कंपनी देयरफॉर टेक्स आउट ए बोरोअर्स ऑप्शन। अच्छा एग्जाम में एक जुगाड़, अगर आपको पता ना चले कि ये पुट ऑप्शन है कि कॉल ऑप्शन है, पता ना चले कि बोरोअर करने लगे हैं पुट, तो आप लिख लें बोरोअर्स ऑप्शन, लिखे डिपॉजिटर्स ऑप्शन, निंजा टेक्निक। लेकिन बेहतर क्या है आपको पता है ना, बोरोअर के लिए है बढ़िया था, ऐसे ही बढ़िया, ये जुगाड़ थी, बढ़िया नहीं था। बोरोअर जब बोरोइंग कर रहे हो तो कौन सी ऑप्शन चाहिए हमें? पुट ऑप्शन। मार्केट में जाएंगे उधर पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन होगा, उधर बोरोअर वगैरह नहीं लिखा होता। तो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। अच्छा टेक्स आउट पुट ऑप्शन विद ए स्ट्राइक रेट ऑफ 4%, नहीं लिखा हुआ मतलब पर एनम ही है। फॉर ए नोशनल 3 month लोन, 3 महीने के लोन के लिए ऑफ ₹10 million। अब ये उसने आपको अपनी हेजिंग स्ट्रेटजी बता दिया कि मैं भैया पुट ऑप्शन उठाया, मैंने 10 मिलियन का उठाया है 3 महीने के लिए, 3 पीरियड। अच्छा मैच्योर कब होगा भला? ये T1 पे 4 महीने बाद। ये ऑप्शन एक्सपायर कब होगी? 4 महीने बाद। मैच्योर कब होगी ऑप्शन? लेकिन लोन का पीरियड क्या है? क्योंकि जाहिर है हमें जब मैच्योर तभी होनी चाहिए ना जब हमने लोन एग्रीमेंट करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइज इज ₹10 million पर ऑप्शन, तो ठीक है, एक में ही काफी, एक ही काफी है, एक ही काफी है। एक्सपायरी डेट इज इन 4 months टाइम, बिल्कुल ठीक है, चाहिए भी 4 महीने बाद है, एक्सपायरी डेट भी 4 महीने बाद है। लेकिन अगर 5 महीने बाद भी कह देता तो आपने परेशान नहीं होना था, और अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ तो ना बहुत सी ऑप्शन अवेलेबल हो, ठीक है ना। दुकान पे शर्ट लेने के लिए गए, हाँ कॉलर साइज क्या है? 16, उसके पास है 16B, 17, 15B, 16B, 17B, तो कौन सा लेंगे आप? वो कहेगा 15 ले लो, आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे को जो मैच करता है वो दो 16। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है शर्ट बड़ी पसंद आई, कॉलर साइज बड़ा 17, कहेगा सर 17 नहीं 18 है, 17 नहीं 18 है। जब है ही नहीं वो ऑप्शन तो बाज़ औक़ात करीब तरीन अच्छी लगे चीज़, ज़रूरत हो तो भाई ले लेते हैं कि नहीं ले लेते। तो याद रखें ये 4 month उसी साइज़ का कॉन्ट्रैक्ट उसी पीरियड का मैच का मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में एक आधा महीना 2-4 दिन आगे पीछे भी होना तो आपने परेशान नहीं होना। आपने कहना जिस तरह शर्ट के साथ एडजस्टमेंट कर ली थी थोड़ी बहुत, इसके साथ भी कर, और ऑप्शन ही नहीं, और कोई हो तो चले फिर एग्जैक्ट मैच की ले लेना। लेकिन नहीं तो जो करीब तरीन, वो देखते नहीं है तारिक अजीज शो, करीब तरीन जवाब दुरुस्त है, तो अगर एग्जैक्ट ना मिले तो करीब तरीन वाले भी। एक्सपायरी डेट इज इन 4 months टाइम, ये तो हमें उसी साइज उसी मिल गया, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम इज द इक्विवेलेंट ऑफ 0.5% पर एनम।
ये पर एनम है, इसका मतलब है सिर्फ 0.5% से मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 3/12 भी करना है, पर एनम है। वो फॉरेन करेंसी वाले में याद है, उसमें भी प्रीमियम होता था, उसमें क्या पर एनम होता था? नहीं, वो पर डॉलर देता था, याद है? सेंट्स, आगे सेंट्स क्या होता है याद है? उसने 0. पता नहीं 0.0375 सेंट बोला था पर डॉलर या पर यूरो, जो भी था, पर एनम नहीं था उधर, इधर पर एनम है। इसका मतलब इधर जब प्रीमियम कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाय 3/12 करना है। ऑफ द नोशनल प्रिंसिपल, नोशनल का मतलब वो जो टोटल अमाउंट चाहिए, ग्रॉस अमाउंट। रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट इफेक्टिव रेट एज्यूमिंग ए स्पॉट काइबर रेट एट ऑप्शन एक्सपायरी डेट। इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करो जब ऑप्शन एक्सपायर होगी, यानी T1 पे। अच्छा, पहला टारगेट मेरा आपको, भैया डायरेक्ट कैलकुलेशन को मारे गोली, 6% है ना, डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया, डायरेक्ट जरा कैलकुलेट करके दिखाएं कौन क्या रेट बनेगा, अंदाजा लगाएं, अंदाजा। आगे लिख दे, इसके आगे लिख ले मेरा रफ गैस लिख ले आगे। रफ गैस पार्ट ए में कितना है? अच्छा, मैंने बारो करना है ना, मैंने इंटरेस्ट रेट देना है तो मैंने लॉक करवाया है 4% पे, मार्केट में बोला 6%। गोली अभी नहीं, किसी का गोली मारने को तैयार हो, सारे काम छोड़ के। मैं पहले अपना साख्ताब तो साख्ताब फंस गया भाई, एग्री किया 4% के ऊपर, मार्केट में हुआ 6, तो मैं तो पेमेंट करनी है तो लोअर साइड पे जाऊंगा जितना कम है, 4%, लेकिन मेरे को प्रीमियम भी पे करना है। तो इसमें मेरा ख्याल है, कंफर्म नहीं है मुझे, मेरा ख्याल है इसमें इफेक्टिव रेट आएगा पहले वाले 4.5%, 4.5% इफेक्टिव रेट आएगा। अब दूसरा देख लो, दूसरे केस में मैंने पेमेंट का ऑप्शन ली है 4% इंटरेस्ट रेट की, मार्केट में 3%, ऑप्शन को मारो गोली, ये मार्केट के साथ ही चलते हैं, 3% पे दूंगा, लेकिन चूंकि ऑप्शन तो मैंने रखी थी, ऑप्शन इज नेवर फ्री, तो प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा। तो ये 3% प्लस 0.5%, 3.5%। बी वाले केस में 3, भाई ये एग्री करते हैं इस थॉट से, कैलकुलेशन से एग्री करते हैं? चले, अब ये तो हो गई रफ कैलकुलेशन, अब करते हैं जरा कंप्लीट कैलकुलेशन। सबसे पहले व्हाट इज टू बी हेज्ड? बोरोइंग ऑफ, बोरोइंग है ना, बोरोइंग, बोरोइंग ऑफ रुपीज 10 million in 4 months for 3 months through options. मुश्किल है कोई और मुझे मार्कर मिले, हैं तो सही, लेकिन होंगे ये भी फारगी। ये ठीक है, थ्रू ऑप्शन, भाई ये क्लियर हो गया। अब क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्टैक्ट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10 million डिवाइडेड बाय साइज 10 इज इक्वल टू, ये लो 1। ये तो परफेक्ट, समझ रहे? आगे चले, स्ट्रेटजी क्या है, सेटअप स्ट्रेटजी। कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए हमें? बारोअर्स ऑप्शन, बारोअर ऑप्शन नहीं, वो तो उस वक्त है जब पता ना हो। हमें पता है बोरोइंग में पुट ऑप्शन, क्योंकि हमने इंटरेस्ट प्रेजेंट करना है, बैंक को प्रेजेंट करना।
स्ट्रेटजी क्या है? बाय या गेट? बाय पुट ऑप्शन, बाय पुट ऑप्शन। कौन सी वाली? वन पुट ऑप्शन, बाय वन पुट ऑप्शन ऑफ ₹10 million एक्सपायरिंग इन 4 months, अप्रैल मई जून जो भी बनेगा। और सबसे अहम चीज, एट द रेट ऑफ स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 4.00%। स्ट्रेटजी देख ले, सही है। पुट ऑप्शन नहीं चाहिए थी, कॉल ऑप्शन तो नहीं चाहिए थी, एक ही चाहिए थी, दो तो नहीं चाहिए थी। 10 मिलियन की चाहिए, 20 मिलियन की या 5 मिलियन की तो नहीं चाहिए थी। 4 months, क्योंकि 4 महीने जो एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायर वाला ये लिखा हुआ है, ये लोन का पीरियड नहीं लिखा हुआ। यानी मैं ये कह रहा हूँ, असल में ना मार्केट के अंदर वो सारी ऑप्शंस होती है ना, लिखा होता है। एक ऑप्शन होती है फरवरी में एक्सपायर होने वाली। देखिए कुछ मार्केट में कंपनीज ऐसी भी तो होगी जिनको 2 महीने के बाद लोन चाहिए, उनके लिए 2 month एक्सपायरी वाली ऑप्शन भी चल रही होती है मार्केट में। कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जिनको 3 महीने बाद बोरिंग चाहिए, उनके लिए 3 month है एक्सपायरी डेट वाली ऑप्शन चल रही होगी। हमें कौन सी वाली ऑप्शन चाहिए? जो 4 महीने बाद एक्सपायर हो रही हो, क्योंकि हमें तो 4 महीने बाद लोन चाहिए। ये 4 महीने लोन का पीरियड वाले नहीं है। ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज करनी है, फैसला कब करना है, ये वो वाले हैं। भाई क्लियर? स्ट्राइक रेट भी ठीक है, स्ट्राइक रेट भी कम ज्यादा मार्केट में होते हैं। वो तो पूरा क्वेश्चन ही आई कि अपनी आपको देता। वो एसीसी के मैंने देखा, वो एसीसी में उनका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रूटीन वाले एडवांस, उसमें पूरे टेबल बना के देता है कि ये रेट्स हैं, ये पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है। पहले तो हम उधर ही फंस जाते हैं, पुट की तरफ जाएंगे, कॉल की तरफ जाएं, फिर उसके बाद पुट की तरफ जाएं तो उसमें डिफरेंट मंथ्स होते हैं। फिर हमें फैसला करना पड़ता है केस में। हम फिर फैसला करते हैं, अच्छा 3 महीने के लिए लोन चाहिए, 3 महीने एक्सपायरी के साथ जाते हैं। गलत। 3 महीने का लोन चाहिए तो लोन पीरियड 3 महीने है, असल चीज़ है लोन चाहिए कब? 4 महीने बाद। अगर 3 महीने के लिए लोन चाहिए तो हाँ, आप कौन सी वाली? 2 months एक्सपायरी वाली ऑप्शन लेंगे, 3 month एक्सपायरी वाली के 4 वाली? 4 वाली। फिर आगे वो कहता है भैया 4% वाली लेनी है, 4.25 वाली के 3%। इनके प्रीमियम जैसे होता है ना, जुआ लगाने वाली की मर्जी है, चाहे 1000 का जुआ लगाए चाहे 2000 का। तो उसी तरह यहाँ पे भी उनकी मर्जी है, चाहे 4% लो, चाहे 4.5, चाहे 3.5, उस लिहाज से प्रीमियम का रेट बदलता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाई ये स्ट्रेटजी क्लियर हुई आपको? अब क्या करना है, गेन या लॉस? 6% में पहले हिसाब लगा लो, गेन है कि लॉस है। मैंने देना है इंटरेस्ट। मार्केट में सारे जाके इंटरेस्ट दे रहे होंगे, काइबर मार्केट रेट है ना, स्पॉट हाइबर रेट 6% पे, मैं दे रहा हूँगा 4% पे। खुशी हुई, खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। गेन, ये क्या है? गेन, गेन है। अब मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? फेवरेबल। मैं तो इसको एक्सरसाइज करूंगा, तो गेन कैलकुलेट कर लें, गेन कैलकुलेट कर लें। गेन इज इक्वल टू 1 नहीं, पहले 1 नहीं लिखना, इंटू 10 मिलियन इंटू 3/12। 1 मिनट ठहरे, ये ऑप्शन एक्सपायर तो 4 महीने बाद हो रही है, मैं यहां पे 3/12 क्यों कर रहा हूं? लोन 3 महीने का है, लोन 3 महीने का है। 5 साल बाद अगर 1 महीने के लिए लोन लेना है हमने, तो क्या 5 साल का इंटरेस्ट देंगे? जब लोन लेंगे उसी पीरियड का होगा। 3/12 मल्टीप्लाई बाय स्ट्राइक रेट कितना है? 4%, 0.04 माइनस
0.0 प्लस माइनस का चक्कर ही कोई नहीं हमें, क्योंकि गेन लॉस पहले हमने डिसाइड कर लिया अलग से। क्या है 50,000। देख कैलकुलेशन कर ले, ठीक है। 10 मिलियन है, कटकटा के 2.5 आ जाएगा, 2.5 2% रह गया, 2.5 2.5, ठीक है। क्लियर? मेरा भाई 2 सवाल मेरे। पहला सवाल, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं। दूसरा सवाल जो पूछना चाहता हूं उसका जवाब दीजिए। प्राइस टिक और उसके बाद करे कैलकुलेट। बताइए गेन या लॉस थ्रू प्राइस टिक। वैल्यू ऑफ ए टिक बताइए क्या होगी। वैल्यू ऑफ ए टिक क्या है 250। शाबाश, कैसे आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3/12 डिवाइडेड बाय 10,000, 250 आया। नंबर ऑफ टिक्स कितने हैं 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10,000 200। तो देखिए वही आता है कि नहीं गेन या लॉस। गेन या लॉस। शाबाश शाबाश शाबाश। क्लियर जी? अब आ जाएं, फिर कंप्लीट करें। इंटरेस्ट पेमेंट करनी है एट द रेट ऑफ मार्केट रेट। मार्केट रेट क्या होगा 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 150,000 150,000 लेस गेन ना भैया, एड। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, पेमेंट है पेमेंट है पेमेंट है। लेस गेन ऑन ऑप्शन, वो कितना हुआ 50,000। एड प्रीमियम, प्रीमियम कितना था 0.5% पर एनम ऑफ नोशनल प्रिंसिपल। नोशनल प्रिंसिपल का मतलब ये ठीक है। प्रीमियम कितना होगा 10 मिलियन, यानी सारी कैलकुलेशन यही रिपीट होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा होता कि 10 कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन के हैं तो यहाँ पे 1 मिलियन आता कि 10 मिलियन, क्योंकि प्रीमियम सब पे देना था, 10 मिलियन आता। तो ये सारी कैलकुलेशन समझ ले ऐसे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3/12 5% पर एनम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.0% कितना है 0.5 है, 0.020 लग गए 100 वाले, 1 0 इसका अपना आ गया। ओके 0.5, हाँ हाँ ठीक है, वो उसका आगे अपना तो 0 उसका है ही नहीं, अपना तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट 5 है। भाई ठीक है जी, ये कितना आया 12,000 ऐड, नेट कितना आ गया 1,12,500। इफेक्टिव रेट देखें 1,12,500 डिवाइडेड बाई, कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि डायरेक्ट कैलकुलेशन क्या आया 4.5 पर। देखिए वो जो हमने कैलकुलेट किया था रफ सा उसके मुताबिक ही है, शॉर्टकट फार्मूला। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? अब करें पार्ट बी का। 5 मिनट दे रहा हूं, पहले आप फ्रेश पेज के ऊपर, फ्रेश पेज, इसी के ऊपर कांटा छांटी नहीं करनी, फ्रेश पेज के ऊपर पार्ट बी कैलकुलेट कीजिए। 5 मिनट आपके पास है और आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। पास कीजिएगा जी। चलिए, उम्मीद है आपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया होगा। कंपेयर कर लें।
हमारे बाकी स्टेप्स यहाँ तक, स्ट्रेटजी तक तो स्टेप सेम होंगे। आगे गेन ऑन ऑप्शन। अब की बार मार्केट में रेट है 3%, तो पहले हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें हमारे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। मार्केट में बाकी सारे लोग 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे होंगे, हमने एग्री किया हुआ है 4%, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल नहीं है तो ये क्या होगा, ये तो हमारे लिए लॉस हो गया। अच्छा, लॉस हुआ ना, तो याद रखें गलत अप्रोच क्या है कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, इसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ के आगे चले, ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने यहां पे लिखना है एज ऑप्शन इज अनफेवरेबल therefore we will not exercise this option। ये लाइन लिखनी है, we will not exercise this option, उसको बताना है, सिंपली ब्लैंक छोड़ के आगे नहीं चले जाना। कैलकुलेशन नहीं करनी, जब हमने उसको यूज ही नहीं करना तो कैलकुलेशन क्यों करें, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। गेन ऑन ऑप्शन कोई नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अब की बार क्या है 0.03, कितना आया 75,000। गेन 0। प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम तो सेम 12,500, बाकी आ गया 87,500। कैलकुलेट करके देखें 3.5 क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम। चले, इसके साथ हमारी टेक्निक से सारी हो गई कंप्लीट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट जो टेक्निकल है, नहीं कल पढ़ना, शाबाश, अब नहीं जाने दूंगा आपको, कल पढ़ेंगे अब। हाउ टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करना है। मसला क्या भला आपको पता है कि एक होता है स्पॉट रेट, एक होता है फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट कौन सा होता है, टुडे स्पॉट रेट जो आज चल रहा। फॉरवर्ड रेट क्या होगा 3 महीने बाद। आज एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट से रिलेट करता है, इंटरेस्ट रेट से नहीं, इंटरेस्ट रेट खत्म हो गया, सारी हैजिंग खत्म हो गई। अब सिर्फ आज का स्पॉट रेट है अगर 200 रुपीज 280 पर डॉलर। पहले तो बताइए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है। 3 महीने बाद अगर हम फॉरवर्ड रेट लेते, आज हम पूछते हैं भाई फॉरवर्ड रेट क्या है, यानी 3 महीने आज अगर हम आपसे एग्री करते हैं कि 3 महीने बाद डॉलर खरीदेंगे, तो बताइए आज हमें बताइए क्या रेट ऑफर करेंगे। वो जो 3 महीने बाद वाला रेट हमें आज मिल सकता है, समझ रहे हैं। 3 महीने बाद खरीदने बेचने के लिए जो आज रेट मिल सकता है वो फॉरवर्ड रेट कहलाता है। पहली चीज, फॉरवर्ड रेट आज ही कैलकुलेट होगा कि 3 महीने बाद, आज ही। 3 महीने बाद तो वो स्पॉट रेट बन जाएगा। फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कैसे होना है ये सुन लीजिए। देखिए, ये असल में डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। नॉर्मली तो इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन में जा रही हो ना, तो वो फॉरवर्ड रेट ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा ना। आज अगर 280 है तो 3 महीने बाद जाकला 300 होगा, 290 होगा, 270 थोड़ा ही होगा। लेकिन सम टाइम आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिफ्लेशन भी होती है।
तो डिफ्लेशन में हो सकता है आज कोई चीज़ आपको 280 की मिल रही है ना, 3 महीने बाद 270 की मिल जाए। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है भाई, समझ रहे हैं। तो फॉरवर्ड रेट में भी ज़्यादा हो, में भी रेयर केस में कम हो, यहां तक एग्री करते हैं। ओके अब एग्जाम में, अब सॉरी एग्जाम को छोड़ दें, आज उसने रेट दिया स्पॉट रेट, अगर कहे 3 महीने, आज है 280 रुपये, 3 महीने बाद फॉरवर्ड है 300, तो बताइए 20 रुपये प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? प्रीमियम है, जवाब दुरुस्त है। तो अब सुनिए बेसिक कंसेप्ट, स्पॉट रेट 280, प्रीमियम होगा 20 रुपीज का, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करें। स्पॉट रेट 280, प्रीमियम रेट 20, 300 हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सीख लिया? अभी नहीं। अच्छा मुश्किल सवाल, आज स्पॉट रेट 280 और डिस्काउंट है 20, 260, फॉरवर्ड कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। 260। इसका मतलब है कि अगर डायरेक्ट कोट हो, डायरेक्ट मेथड हो, तो आपने फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीधे तरीके से, डायरेक्ट कोट सीधी कोट, तरीका भी सीधा। सीधा तरीका क्या है कि अगर स्पॉट रेट के साथ प्रीमियम है तो ऐड कर दो, फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। स्पॉट रेट ऐड प्रीमियम इज इक्वल टू फॉरवर्ड, और अगर डिस्काउंट है तो स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट। बोले समझ आई कि नहीं आई? फिर से बोलें, क्या क्या समझ आई? अगर सीधा तरीका देखिए, जो सीधा बंदा हो ना उसके साथ सीधा चलना चाहिए, जो उल्टा पुल्टा किस्म का बंदा हो उसके साथ उल्टा पुल्टा। तो इसने रेट अगर सीधा दिया ना हमें एग्जाम में, हम भी सीधा चलेंगे। सीधा कैसे चलेंगे? अगर डायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, उल्टे पुल्टे नहीं, डायरेक्ट कोट है, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है, स्पॉट डायरेक्ट है, तो स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम इज इक्वल, स्पॉट रेट में प्रीमियम ऐड करो, फॉरवर्ड है। डिस्काउंट दिया है तो स्पॉट रेट में डिस्काउंट माइनस करो, ये सीधा। एग्रीड? लेकिन मसला ये है कि स्पॉट रेट 280 नहीं होता, स्पॉट रेट होता है 280-285। तो फिर इसका मतलब है अगर स्पॉट रेट बाइंग और सेलिंग है ना, तो प्रीमियम भी बाइंग का अलग होगा, सेलिंग का अलग होगा, नहीं? ये भी तो होगा। ये तो आपको सिंप्लिसिटी के लिए कभी उसने कभी कभी सिंगल रेट भी दे देता होता है, कल भी क्वेश्चन हमने किया था शायद, कल परसों। लेकिन असल में तो रियल लाइफ में 2 रेट्स होते हैं, बाइंग का अलग, सेलिंग का अलग। अच्छा, एक बड़ी मुश्किल सी मैं किताब पढ़ा था, उसमें उसने लिखा हुआ था बाइंग रेट को बिड रेट भी बोलते हैं, सेलिंग रेट को आस्क रेट भी बोलते हैं। मैंने कहा क्या, आपने तो कहीं नहीं बोला आस्क रेट। बाइंग बी फॉर बाइंग को बी फॉर बिड रेट भी बोलते हैं। हाँ, बिडिंग करते हैं, बिल्कुल। बिड का मतलब यही होता है, मैं किस रेट पे बाय कर, बिड, आस्क प्राइस। हाँ, लिंक हो रहा है आस्ता आस्ता। मैंने कहा ठीक है, बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, लेकिन अजीब सी बात कर दी, चलो कोई बात नहीं। आल्टरनेट टर्म में हो सके तो कर ले, नहीं तो ना सही। आई कैप ने यूज नहीं की। कहाँ पे थे हम? हम इस बात पे थे, फॉरवर्ड स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट, या स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट। सिंगल रेट में समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली तो 2 स्पॉट रेट के भी 2 होते हैं, फॉरवर्ड भी 2 होते हैं, प्रीमियम भी 2 होते हैं। तो क्या करें, 2 को करते जाएं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर लें, राइट साइड पे लाइट, क्या टेंशन है। अब सुने, स्पॉट रेट है 280-285, प्रीमियम है 15 से 20, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करें। करे 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 करे
इधर लिखे 280 285, 280 के नीचे लिखे 15, 285 के नीचे लिखे 20, नीचे ऐड कर ले फॉरवर्ड। नहीं समझ आई? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। ये 2 सेकंड के लिए आप सोच रहे थे तो मुझे समझ आ गई कि आपको समझ नहीं आई। बोल नहीं सकते, समझ आ गई है। अच्छा, तो ये देखिए, ये सिंगल रेट तो बहुत आसान, एग्जाम में सिंगल रेट नहीं देगा, इसलिए हमें ये बेहतर है हम ऐसे करके कॉलम बना लें। इधर हम लिखेंगे बाइंग रेट, इधर लिखेंगे सेलिंग रेट। ये हो गया स्पॉट। स्पॉट कितना लिखवाया था? 280 285। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है तो सीधा ही चलना, सीधे बंदे के साथ सीधा चलना चाहिए। प्रीमियम दिया उसने कहा हम आगे रेट बढ़ेंगे, ऐड प्रीमियम 15 20। स्पॉट रेट पे प्रीमियम ऐड कर ले, फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 295। ओके 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 ओके, ठीक है भाई। कुछ बात समझ आई आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसको कहा जाता है प्रीमियम ऑफ बाइंग। ये है बाइंग रेट छोटा, तो इनमें से भी ये छोटा होता है, इसे कहता है प्रीमियम ऑफ बाइंग रेट। ये बड़ा है, स्पॉट रेट बड़ा, तो उसका प्रीमियम कौन से वाला होगा? जो बड़े वाला है। इसको अगर आप 20 और 15 कर देते हैं वो गलत हो जाएगा। स्पॉट रेट छोटा, क्लियर? और यही अगर वो कहता डिस्काउंट रेट, वो भी कर ले क्या? ठीक है, बैठे हैं तो कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। स्पॉट रेट, डिस्काउंट दिया है स्पॉट के साथ, डिस्काउंट क्या होगा? लेस क्यों होगा? सीधा रेट है, सीधा ही चलेंगे। सीधा रेट है, स्पॉट रेट सीधा है, ये भी सीधा ही चलेंगे, यानी लेस करेंगे। ये क्या हो गया? एक मिनट है रे, इसको थोड़ा फिगर चेंज कर लेते हैं, हमें लगे कि डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, को लगे। हाँ, ये करते हैं 250, ये करते हैं 275, ये करते हैं 20, ये करते हैं 25। अब बताइए फॉरवर्ड रेट क्या होगा? 230। अब आप मुझे ये डायरेक्ट कोट गिवन हो तो फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट होता है? कोई माइका लाल एक सेंटेंस में बता सकता है? 2 सेंटेंस यूज नहीं करने। हेडिंग आ जाएगी इफ डायरेक्ट कोट इज गिवन। नीचे क्या लिखेंगे? हाउ टू कैलकुलेट फॉरवर्ड इफ डायरेक्ट कोट इज गिवन। स्पॉट रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू फॉरवर्ड। और डिस्काउंट कैसे होगा? स्पॉट रेट लेस डिस्काउंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड। हमें आ रही है? नहीं, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये नुमेरी, ये देखिए ये सही लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। भाई पढ़ कर देखे, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम, और डिस्काउंट है तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट। यहीं पे सारी गेम खत्म हो गई। आगे तो एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है सारा। कैलकुलेशन करके दिखाएं इस केस में। नहीं, रहने दे, समझ आ गई ना? अब यहां पे सुन ले,
जब हम बोलते हैं काइबर प्लस 100 पॉइंट्स, काइबर है 12%, तो अब इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट 112% होगा। क्यों? 100 पॉइंट्स इज इक्वल टू, ठीक है जी। उसी तरह याद रखें, एक होता है पिप्स, एक होता है पिप, एक होता है डिप। टिप नहीं होता कोई, टिप टिप मैं पहुंच गया हूं वैसे। बारिश का टिप 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 टिप, हाँ 2-3 गानों में ऐसा टिप 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 होता है। असाइनमेंट किया कि निकल के? पिप होता है प्रीमियम पॉइंट्स की एब्रीविएशन, पिप है प्रीमियम पॉइंट्स। डिप क्या है? डिस्काउंट पॉइंट्स। बुक में नहीं लिखा हुआ? हाँ लिख ले लिख ले लिख ले, लिखा हुआ है प्रीमियम पॉइंट्स, पिप नहीं लिखा होगा बुक में। हाँ ये पेज की जरूरत भी नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा, आप कहेंगे तो शेयर कर दूंगा, बेफिक्र है। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो समझा रहे, जरूरत नहीं है। सुनने प्रीमियम पॉइंट्स आर कॉल्ड पिप्स एंड डिस्काउंट पॉइंट्स आर कॉल्ड डिप्स। डिप वैसे भी आपने देखा, जब कुछ स्टॉक एक्सचेंज में जब वो शेयर डूबता है ना, डिप। अच्छा आप सुन लें, भूल ना जाओ। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये रेट नहीं है। यह आपके सामने स्पॉट रेट है 164.5, 164.7, बाइंग रेट है 164.5, सेल रेट है 164। पहले तो देखें डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, सीधा बंदा सीधे तरीके से चलेंगे। प्रीमियम ऐड करेंगे, डिस्काउंट लेस करेंगे। प्रीमियम 16, तो कैलकुलेट करें ज़रा, क्या आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे सर ये ना बनता है 194.5, लेकिन 164 नहीं होता। प्रीमियम पॉइंट्स को रेट में कन्वर्ट करने के लिए 1% ऑफ 1% से डिवाइड करते हैं। 1% ऑफ 1% पता है किसको कहते हैं? 10,000 को। तो अगर आपने ये ऊपर रेट है, नीचे पॉइंट है, ऊपर रेट है, नीचे पॉइंट, पॉइंट्स को रेट में कन्वर्ट करना है ना, डिवाइड करें 10,000 से। अब कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या रेट आता है, देखते हैं सॉल्यूशन में। अगर वही रेट हुआ तो आगे चलेंगे, वरना नहीं, वरना कल क्लास होगी फिर। ओ भाई कर तो सही, क्या साइंस है इसमें? 30 को डिवाइडेड बाय 10,000 कर, 50 को डिवाइडेड बाय 10,000 कर, और ऊपर ऐड कर दे। प्रीमियम है 10,000 से डिवाइड करना है, 100 से नहीं करना। परसेंटेज नहीं, एग्जैक्ट रेट बताना। हाँ 0.003, उसको स्पॉट रेट में ऐड कर दे। फिर 50 है, उसको सेलिंग वाले स्पॉट रेट में ऐड कर दें। 50 डिवाइड बाय 10,000, क्या आया रेट? देखिए यही है, जिसका यही है, इसका मतलब है अभी तक उसने हर चीज समझ ली। अच्छा अभी नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो उल्टा पुल्टा चलना है। हाँ इनडायरेक्ट कोड है। अच्छा लेकिन मुझे ये बताइए, ऊपर उसने क्वेश्चन आपने देखा शुरू कहां से हुआ? पाकिस्तानी कंपनीज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव पेमेंट ऑफ $5 लाख। अब ये पाकिस्तानी कंपनी को फॉरवर्ड रेट मिला ये, अब ये 5 लाख को इस ऊपर वाले रेट से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे वाले से? ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है। हमने सेल करना है, बैंक ने बाइंग रेट कौन सा है?
ये आखिरी स्टेप था क्वेश्चन का। रेट कैलकुलेट करने के बाद वो अमाउंट जो उसको मिलेगी वो भी कैलकुलेट करनी थी। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं आई कैप। यहाँ से शुरू होता है। आई कैप ने असल में ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर दिया है। हालांकि पहले डायरेक्ट कर समझाओ फिर इनडायरेक्ट समझ आता है। डायरेक्ट समझ के भी इनडायरेक्ट समझ आ जाए बड़ी बात है, ये कि पहले ही डायरेक्ट। अब चलते हैं आई कैप क्या समझाता है। कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड रेट, आपके ख्याल में क्या होगा? प्रीमियम इनडायरेक्ट में प्रीमियम लेस कर देंगे और डिस्काउंट ऐड कर देंगे। शाबाश, कूजे को दरिया में फेंक दिया। नहीं नहीं, सही बोला, सही बोला। इनडायरेक्ट मेथड है तो क्या करना है? डिस्काउंट को स्पॉट रेट में, इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट है तो उलट पुलट चलेगा, उलट पुलट चलेगा। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन, वो कह रहा है इफ स्पॉट रेट इज इनडायरेक्ट ना, तो डिस्काउंट को ऐड करना है, इसको प्रीमियम को लेस करना है। क्यों? उधर तो हमने सीधा चले थे ऊपर, वो रेट भी सीधा था, इधर उलट चल रहे हैं, रेट भी उलट है। इनडायरेक्ट उलट होता है ना, अनडिवाइडेड बाय। ये साइंस समझ आ गई क्या है? अच्छा, एक्सप्लेन विद, अब कहें सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक एग्जांपल। ऐसे नहीं। अच्छा मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन घर में आप खुद कर लीजिएगा। यूके कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, अब देखें, अब ना पाकिस्तान ना इंडिया ना अफगानिस्तान, सीधा यूके बिठा दिया। पहले मुझे बताया हमारी होम करेंसी कौन सी है? यूके। हमारे का यू कायद यूके में है, ये ज्यादा बेहतर है कि यूके वाला कायद था ये ज्यादा बेहतर था? अच्छा नहीं, चले छोड़े हम, ऐसे क्यों है? ऐसे 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 गुफ्तगू ना फरमाया करें, वापस आ जाए, वापस आ जाए। यूके वालों ने तो बुलाना नहीं है, पाकिस्तान से निकलना पड़ेगा। तौबा करे तौबा। यूके कंपनी वापस आ जाओ, expects to receive US dollar 100,000 in 6 months from a US customer and it wishes to hedge। कौन hedge करना चाहता है, यूएसए वाला के यूके वाला? तो हम hedging करने वालों के लिए बैठे हैं। हमारी होम करेंसी पाउंड है, पाउंड है। It has to exposure to currency risk by arranging a forward को, ठीक है। अच्छा अब देखिए, आपको कैसे पता चला कि ये कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट वाला क्वेश्चन है? उसने प्रीमियम दिया हुआ है। ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, पिप वाला क्वेश्चन है क्या डिप वाला क्वेश्चन है? पिप वाला, प्रीमियम बोला, प्रीमियम पॉइंट। अच्छा आप जरा देखिए, पहला फैसला, सबसे पहला फैसला, रेट, स्पॉट रेट जो दिया हुआ है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? सबसे अहम ये पक्का इनडायरेक्ट। कैसे? वो कह रहा है कितने डॉलर का 1 पाउंड मिलेगा। लोकल करेंसी नीचे है, फॉरेन करेंसी ऊपर है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट है। अच्छा, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट नहीं करना, इनडायरेक्ट को ऐसे ही करें, उसके साथ उल्टा, हमने उल्टा चलना है। ये प्रीमियम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्यों? सीधा सीधा तरीका तो ये होता है कि प्रीमियम ऐड होता है और डिस्काउंट लेस इनडायरेक्ट है। और अब आपने क्या करना है भला? इसको लेस कर देना है। आपने 1.7530 से 240 को लेस कर देना है, फिर परेशान फिरेंगे ये माइनस में कैसे आ गया आंसर। अब करेंगे आप? नहीं करेंगे? क्या करेंगे फिर? कैलकुलेट करके दिखाएं। 2.4 लेस करेंगे। दो तरह के स्टूडेंट है, दो तरह के स्टूडेंट, एक की गर्दन उड़ानी है और एक को गोली मारनी है।
ठीक है, बना दो। पहला स्टूडेंट वो होगा जो 1.7530 में 240 को लेस कर देगा। इसने क्या गलती की? डिवाइड नहीं किया 10,000 से। शाबाश, करके बताओ फिर। ये प्रीमियम पॉइंट्स तो ये हैं, लेकिन प्रीमियम रेट क्या होगा? वो क्या होगा? थोड़ी देर इंतजार कीजिए। हाँ, दूसरे स्टूडेंट की बारी भी आएगी। पहले 240 को डिवाइड करें 10,000 से और 231 को भी डिवाइड कर दें। आ गया? अब ये देखें, रेट सीधा, हमने भी सीधा चलना है। रेट उल्टा पुल्टा, हमने भी उल्टा पुल्टा चलना है। इस बात से एग्री करते हैं? यहाँ पे रेट उल्टा है, हमने भी उल्टा पुल्टा चलना है। ठीक है जी। तो उल्टा पुल्टा चलने के लिए हमने पहले क्या किया है? स्पॉट रेट से प्रीमियम को लेस किया। क्यों? नॉर्मली तो प्रीमियम ऐड करते हैं, उल्टा रेट। क्लियर? दूसरा स्टूडेंट एक उसके जहन में आएगा, यार ये तो इनडायरेक्ट है, ये 240 पहले आ रहा है, 230, इसको सीधा कर दें। ये भी उल्टा ही होगा। दो लफ्ज मैंने बोले, उल्टा पुल्टा। स्पॉट रेट दिया है ना, प्रीमियम लेस होगा, ये है उल्टा। और इसमें चूंकि ऊपर इनडायरेक्ट है, तो आपको वो कंसेप्ट याद होगा, जब इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करे ना, तो बड़ी वाली अमाउंट छोटी हो जाती है, छोटी वाली बड़ी हो जाती है। याद है वो? इसीलिए हमने इसको भी उल्टा ही रहने देना है, क्योंकि जो एडजस्ट होके रेट फाइनल निकलेगा ना, वो ऑटोमेटिकली सही होगा। भाई सही कह रहे हैं कि नहीं? नहीं सही? स्पॉट रेट इनडायरेक्ट है। दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, प्रीमियम लेस करेंगे, ठीक है, और चूंकि ये इनडायरेक्ट है, इसलिए जो प्रीमियम के पॉइंट्स होंगे वो भी इनडायरेक्ट वाले होंगे, यानी बड़ा पहले छोटा बाद में। नॉर्मली सीधा तरीका क्या होता है? छोटा रेट पहले हमेशा, बड़ा बाइंग रेट पहले, सेलिंग बाद में, हमेशा यही होता है। लेकिन यहां पे हम बड़ा रेट पहले क्यों लेके आ रहे हैं? इनडायरेक्ट। कुछ बात समझ आई? 3 पॉइंट्स हैं, समराइज कर रहा हूं आज की ये फॉरवर्ड रेट की सारी कैलकुलेशन को। 3 पॉइंट्स है, जिस स्टूडेंट ने तीनों पॉइंट पिक कर लिए ना, वो कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड रेट का इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो गया। पहला पॉइंट, जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, दोनों में कॉमन है, सेम है। वो क्या है कि जब कभी प्रीमियम पॉइंट्स या डिस्काउंट पॉइंट्स हों, उनको 10,000 से डिवाइड करना है। पहली बात समझ आ गई? दूसरी बात, अगर तो डायरेक्ट मेथड है, प्रीमियम पॉइंट्स ऐड होंगे, डिस्काउंट पॉइंट्स लेस होंगे, और लोअर पहले हायर बाद में, वही रूल रहेगा हमारा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड से उसने कहा कैलकुलेट करो, तो आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है, और एग्जाम में यही सवाल देगा, इनडायरेक्ट वाला, ये पक्की बात है, क्योंकि ICAP ने अपनी एग्जांपल्स में डायरेक्ट वाली एग्जांपल देनी शुरू ही इनडायरेक्ट में किया, खत्म भी उधर ही कर दिया। इनडायरेक्ट देगा। इनडायरेक्ट में आपने क्या करना है? पहली चीज, प्रीमियम लेस डिस्काउंट ऐड। दूसरी चीज, हायर पॉइंट्स पहले, लोअर पॉइंट्स बाद में। दोनों काम उल्टे पुल्टे करने हैं। यानी कौन कौन से दोनों? एडलेस वाला भी और आगे पीछे वाला भी। एडलेस में भी प्रीमियम लेस डिस्काउंट ऐड, और आगे पीछे वाला भी हायर, बड़ा पीरियड पहले, छोटा बाद में। यहां पे देखिए उसने यही किया हुआ है। तो मुझे बताइए, मैं कन्वर्ट करने के बाद 10,000 से डिवाइड करना है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद
इसमें 240 को लेस करूं के 231 को? 240 को। क्यों ये उलट क्यों कर रहे हैं आप? अमूमी तो पहले सीधा तरीके से तो 231 पहले आना चाहिए, इनडायरेक्ट है। तो फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लिया? हाँ, फॉरवर्ड रेट जब आप कैलकुलेट कर लेना फिर एंड पे डायरेक्ट करना है तो कर ले, शुरू में डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन मैं आपके साथ नहीं शेयर कर, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड पॉइंट है उसने इनडायरेक्ट के मुताबिक ही कैलकुलेट किए होते हैं। कुछ समझ आई? तो ज़रा मुझे डायरेक्ट फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर देना तो क्या ही बात है, क्या ही बात, मेरी सारी तपस्या सफल हो जाए अगर आप मुझे डायरेक्ट रेट कैलकुलेट कर दे, बाइंग सेलिंग दोनों, बाइंग सेलिंग, हाँ जीरो। अच्छा अभी देखते हैं सारे, डायरेक्ट रेट कैलकुलेट कर दें, साथ दोनों, क्योंकि एंड में हमें नहीं पता कि कौन सा रेट यूज करना पड़ जाए। कंप्लीट क्वेश्चन करें, कंप्लीट करें। अब ये क्वेश्चन मैं आपके सामने करने लगा हूं। असाइनमेंट क्या, असाइनमेंट भी लग गया तो ये इतना कर लिया है, दुम निकल गया, हाथी रह गया पीछे, अभी निकल जाता है वो भी। इनडायरेक्ट मेथड है ना, हाथी उल्टा चल रहा है, आगे चल रहे हैं। सबसे पहले स्पॉट रेट है इनडायरेक्ट 1.7530, ये देखे ये आ गया स्पॉट रेट। कौन सा है? वन, आप कोशिश करें आप भी इसी तरह का छोटा टेबल बना ले। 1.7530 और दूसरा रेट 30 और 40। अब ये है इनडायरेक्ट, इस पे ये जरूर लिख दे ताकि आपको पता चल जाए, उल्टा पुल्टा करना इसको। अब इसके बाद उसने पॉइंट्स कौन से दिए? प्रीमियम, तो मेरे को लेस करना है, तो मैं करूंगा यहां पे लेस प्रीमियम। प्रीमियम इसको सीधा कर लूं 231 240? नहीं करना, हाँ उल्टा, ठीक बिल्कुल। प्रीमियम अच्छा लग रहा है, शाबाश। तो 240 को लिख लूं यहाँ पे, 240 को 240 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा? 0.0240 और 231 को 0231, ठीक है, सॉरी लेस। अब फॉरवर्ड रेट क्या आ गया? फॉरवर्ड रेट इनडायरेक्ट 1.729 बस, और इसका 7309। अब एक स्टेप और करना है, क्या? फॉरवर्ड रेट डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होगा? इसका रिवर्स कर दे तो करे ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.7290 इज इक्वल टू 0.5784 और 0.57777। तो अब इसको सीधा भी कर देना है। सो फाइनल रेट क्या है हमारा? ठीक है, फाइनल आंसर, फाइनल रेट डायरेक्ट मेथड में 0.5, लोअर वाला पहले किया है, आगे पता ना, इन्वर्स करे तो हो जाता है चेंज। क्लियर? लेकिन कह रहा है यूके कंपनी ने $1 लाख रिसीव करना है, रिसीव। अब बताइए
जब उसे फॉरवर्ड रेट ले तो कितने पैसे मिलेंगे? रेट कौन सा? उसने फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है, बैंक को सेल करना है, बैंक बाय करेगा, लोअर रेट। तो जो उसको पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 0.5777 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितने बने? 57,770। ये पैसे में देखिए, आंसर देखिए, यही है भाई। अब समझ आ गया? फिर से अगर डायरेक्ट मेथड है जो आई कि आपने कभी नहीं पूछना, तो प्रीमियम ऐड प्रीमियम लेस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 10,000 करके। और अगर इनडायरेक्ट मेथड है जो आई कि आप यही पूछेगा, तो लेस प्रीमियम ऐड डिस्काउंट, लेस प्रीमियम ऐड डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 10,000 करना है, और सीधा नहीं करना है इसको, जैसे है वैसे। हाँ इसको सीधा, इसको उल्टा ही रहने देना रेट। समझ रहे हैं? 231 पहले नहीं ले आना। क्लियर होगी ये बात? तो प्रीमियम को लेस करना है इनडायरेक्ट में, और प्रीमियम पॉइंट्स को उल्टा ही रहने देना है। क्लियर? कुछ समझ आ? चलिए आज फिर अब थोड़ा सा हमने टाइम एक्स्ट्रा लगा लिया, लेकिन कल अब हमारी ये क्लास नहीं होगी, लेकिन कल हमारा टेस्ट होगा, और टेस्ट में कोशिश करूंगा कि टेस्ट ऐसा हो कि मैक्सिमम कंसेप्ट्स आप रिवाइज हो जाएं। एग्जाम लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो आपका पूरा कैलकुलेशन पूरी चेक करेगा वो। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में मैं कुछ भी ना पूछा, डाटा देके सिर्फ ये कहना गेन या लॉस कैलकुलेट करो, आधा क्वेश्चन आपको करना पड़ जाएगा। और अगर मैंने कहा जी इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करो, सिर्फ 4 ऑप्शन दे दी 2 नंबर के लिए, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करो, तो पूरा सवाल करना पड़े। फॉर्मेट नहीं होगा, शॉर्टकट वाला मैं पागल हूँ, शॉर्टकट वाला करवाऊंगा, आपको फौरन पता चल जाएगा। फॉरवर्ड रेट दे के पूछूँ आपसे इफेक्टिव रेट क्या होगा, ये तो परफेक्ट होता है वही रेट, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, वो तरीके से लेके से सवाल दूंगा। कंसेप्ट मेरी कोशिश होगी मैक्सिमम कंसेप्ट छोटे सवाल हों, ताकि मैक्सिमम कंसेप्ट, क्योंकि मुझे 80% यकीन है कि पुराने टॉपिक्स आपको भूल चुके होंगे, कमोडिटी वाले ऐसे है ना, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा फोकस जो मतलब कंप्रीहेंसिव टेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। आगे कामयाब होता हूँ या नहीं है पता नहीं। तो कल हमारी क्लास नहीं है, लेकिन टेस्ट आपका है, और टेस्ट लाजमी देना है आपने, क्लास के टाइम में टेस्ट देना है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।